तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों को रोटेशनल मोशन से डर लगता है, ठीक है, तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेप्ट्स बहुत इजी करके समझाऊंगा और कंसेप्ट्स के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो जिन बच्चों से न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं वो बहुत ध्यान से सीखें। एकदम सिंपल करके मैं न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा और सारे न्यूमेरिकल्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो आपके अगर एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और उसमें रोटेशनल मोशन चैप्टर आ रहा है तो ये न्यूमेरिकल्स देखे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। यही न्यूमेरिकल्स मैंने देखा है कि पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन चैप्टर एक्चुअली आपको सिखाता क्या है? ये चीजों को रोटेट करवाना सिखाता है। इस चैप्टर के अंदर हम बॉडीज को रोटेट करवाना सीखेंगे। अब बेटा कोई भी जो बॉडी है वो एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो पार्टिकल का क्या मतलब होता है? हर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत छोटा हो और जिसका साइज भी बहुत छोटा हो, हम सिंपली उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहते हैं, ठीक है जी। तो पार्टिकल की डेफिनेशन आपको अगर कोई भी पूछते हैं तो आपको क्या बतानी है? एन ऑब्जेक्ट हुज मास एंड साइज इज वेरी स्मॉल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड पार्टिकल। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास एंड साइज बहुत छोटा होता है और हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बेटा एक एटम है, इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इसका साइज भी बहुत छोटा है, इसलिए हम कभी इलेक्ट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल बोल सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो सिस्टम की तो डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। जब बेटा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से बहुत नजदीक लाकर रख देते हैं और नजदीक लाने के बाद हम इसको एक बॉक्स में, एक अरेंजमेंट में बंद कर देते हैं, तो ये अरेंजमेंट का नाम होता है सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या है बेटा? सिस्टम एक अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है भाई साहब? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जो भी पार्टिकल्स बेटा बहुत नजदीक होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक इंटरैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच म्यूचुअली इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच म्यूचुअली इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये बेस्ट डेफिनेशन है सिस्टम की, पूछ लिया करते हैं एक नंबर पे वो, ठीक है। अब आती है तीसरी बात, रिजिड बॉडी। बेटा रोटेशनल मोशन के अंदर पूरे चैप्टर में मैं जिस भी बॉडी की बात करूंगा ना वो रिजिड बॉडी ही होगी, ठीक है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, इस बॉडी में मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स देखे, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करता हूं तो सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे ही मूव करते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि मान लिया जाए बेटा अगर मैंने इस बॉडी को मूव करवाना है, मैंने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई है मूव करवाने के लिए, तो मैंने ऐसा देखा सिर्फ मैंने इसी पार्टिकल पे फोर्स लगाई है तो इसी पार्टिकल को मूव करना चाहिए। यहां पर मैंने देखा ये सारे के सारे पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि बेटा चाहे मैं इधर को मूव करवाऊं चाहे मैं इधर को मूव करवाऊं, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स ही मूव करेंगे तो इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस तो क्या ही रहेगा? सेम ही रहेगा। तो हर ऐसी बॉडी जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल को मूव करवाएं तो सारे पार्टिकल्स ही मूव करने लगे ताकि पार्टिकल्स का डिस्टेंस सेम रह सके, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी। तो डेफिनेशन क्या है रिजिड बॉडी की? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है जो एक नंबर में मैंने देखा था, पूछा हुआ था किसी सैंपल पेपर में। बेटा मान लिया जाए ये एक बलून है, इस बलून के इस पार्टिकल पर मैंने कुछ फोर्स लगाई, तो हुआ क्या? ये बलून ऐसे दब गया। क्या इसका ये वाला पार्ट भी दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल पर जब मैंने फोर्स लगाई तो सिर्फ यही पार्टिकल दबा और बलून कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब होती है जिसके किसी एक पार्टिकल पर अगर आप फोर्स लगाओ तो सारे ही पार्टिकल्स इफेक्ट हो, तो वो वाली बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा कोई भी जो रिजिड बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी दो तरीके से मूव कर सकती है। एक मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा मोशन है रोटेशनल मोशन। बेटा ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? मान लिया जाए अगर हमारी ये एक मान लो बॉटल है, ये एक बॉटल है, ठीक है। मैंने इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाई, मैंने इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, मैंने देखा इस बॉटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर मैंने इस बॉटल
पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई है तो ऑब्वियसली हमारी ये वाली जो बॉटल है, ये जो बॉटल है, ये बॉटल आगे की दिशा में मूव करेगी। हमने ऐसा देखा कि जब ये बॉटल आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जब ये बॉटल आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स थे वो भी आगे की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है? सेम वेलोसिटी है। और सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी पैरेलल भी है। क्या भी है बेटा? पैरेलल भी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये वाली जो बॉडी है ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की क्या निशानी है? इसमें सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, प्लस इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी सेम है और सारे के सारे पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे? पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे के मोशन को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की क्या है डेफिनेशन? इन दिस टाइप ऑफ मोशन ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ एंड पैरेलल पाथ विद इक्वल लीनियर वेलोसिटी। ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ एंड द पैरेलल पाथ विद इक्वल लीनियर वेलोसिटी। ठीक है जी, ऐसे का मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब अगला मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर ऐसा देखा जाता है बेटा, मान लिया जाए मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं। ठीक है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर के अबाउट रोटेट करवाना शुरू कर दिया। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाऊंगा तो ये वाला पार्टिकल भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो मतलब अगर इस बॉडी को सेंटर के अबाउट मैंने ऐसे रोटेट करवाया तो ये सारे पार्टिकल्स अंदर को जा रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स बाहर को आएंगे, ये सारे पार्टिकल्स बाहर को आएंगे, ये सारे पार्टिकल्स अंदर को जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे का मोशन होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन की एक खास निशानी पता क्या है? अगर मैं सेंटर को रोटेट करवा रहा हूं, अगर मैं इस पूरी बॉडी को सेंटर के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी मूविंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बेटा ये चीज डालिए कि रोटेशनल मोशन में कोई भी बॉडी को जब हम रोटेट करवाते हैं तो ईच एंड एवरी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है जी, तो ओमेगा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल, ओमेगा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब दो बातें आपको और सिखानी है। तो बेटा मान लिया जाए हमारे पास में ये एक फैन है। ठीक है, ये एक फैन है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस फैन के मैंने 3 पार्टिकल्स एज्यूम कर लिए, 1 2 एंड 3। जब ये फैन गोल घूमेगा तो ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स गोल घूमेंगे। तो हम ऐसा देखेंगे कि जो सबसे बाहर वाला पार्टिकल है उसका रेडियस सबसे ज्यादा है, 2 वाले पार्टिकल का रेडियस थोड़ा कम है, 1 वाले पार्टिकल का रेडियस और कम है। तो हम ऐसा देखेंगे जो सबसे बाहर वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड जो सबसे अंदर वाला पार्टिकल है जिसका रेडियस कम है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो बेटा अपने दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से स्टोर करो कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जिसका रेडियस ज्यादा होता है, और 1 वाले का रेडियस कम है, सिर्फ इतना सा ही रेडियस है गोल घूमने वाला, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत कम है। ठीक है जी, अब कोई भी बॉडी जब गोल गोल घूमती है, मान लो अगर ये वाली बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर ये वाली बॉडी गोल घूमती है, ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये हमारे पास में गेट है, हमारा डोर है, इस डोर को मैंने ऐसे 2 रिजिड सपोर्ट से बांध कर रखा हुआ है, और हमें जब भी कभी भी गेट को खोलना या बंद करना होता है हम इस तरह से खोलते हैं और इस तरह से बंद करते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी हम गेट को खोलते हैं बंद करते हैं ना, तो बेटा इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। जो बाहर वाले पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं, लीनियर वेलोसिटी उनकी ज्यादा होती है, और जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है जी, अब एक बात और आप देखिए, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनकी लीनियर वेलोसिटीज भले ही अलग अलग होती हैं, परंतु इनकी एंगुलर वेलोसिटीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये 2 बातें आपको अपने दिमाग में बिठानी ही पड़ेंगी। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है, रोटेट करते समय अगर उसका रेडियस ज्यादा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी,
परंतु अगर उसका रेडियस कम है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है जी। और दूसरी बात, चाहे लीनियर वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है जी। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है v इंटू आर। एंगुलर वेलोसिटी का हमेशा क्या फॉर्मूला होता है बेटा, v इंटू आर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हम टाइम आने पे यूज करेंगे, अभी के लिए आप इतनी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करो। रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडीज को रोटेट करवाया जाता है। रोटेट करवाने के लिए जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, जिसका रेडियस कम है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि हम चैप्टर एक रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो उसकी जितनी नॉलेज हो उतनी बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है सेंटर ऑफ मास, दूसरी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक होती है सेंटर ऑफ मास, दूसरी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, इस बॉडी का सारा जो वेट है, सारा जो वेट है वो यहां कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इस बॉडी का ये पार्टिकल अलग है, ये पार्टिकल अलग है, सारे पार्टिकल्स इस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सब पार्टिकल्स का अपना अपना वेट होगा, पर सारे के सारे वेट को हमने इसी पार्टिकल पर, इस पॉइंट पर कंट्रोल कर दिया, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सारा का सारा वेट कंट्रोल होता है। बेटा वर्ड याद रखना, वेट कंट्रोल होता है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके हर तरफ का मास सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे बेटा मान लिया जाए हमारे पास में ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे जब मैंने कंट्रोल किया तो भी ये बॉडी कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब मैंने इस सेंटर वाले पॉइंट पर जब नोटिस किया तो इसके इधर का मास, इधर का मास, इधर का मास और इधर का मास बैलेंस्ड था, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास। मतलब इसके हर तरफ का मास बैलेंस्ड है, इसके हर तरफ का मास सेम है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि इसके सारे के सारे पार्टिकल्स का वेट भी यहीं पर कंट्रोल हो रहा है। तो 99% केसेस में जहां पर सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब जहां पर इधर का मास और इधर का मास बैलेंस्ड होता है, वहीं पर ही वेट भी बैलेंस्ड होता है, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है जी। तो आपको पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन में बेटा हर जगह पर एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पर वेट कंट्रोल हो रहा है वहीं पर ही इधर का उधर का सारा मास भी बैलेंस्ड है, ठीक है जी। परंतु कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम ही पॉइंट पे नहीं होते, वो एक्सटेंसिबल बॉडीज हम उनको कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेटा मान लिया जाए हमारे पास में एक माउंटेन है, ठीक है। लेट अस सपोज ये माउंटेन बहुत बड़ा है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, बहुत सारे किलोमीटर ऊपर जाकर इसकी पीक पॉइंट आती है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि नीचे नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज आप ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा करते हैं। तो यदि आपने अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली आप रोटेशन के बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये चीज आपको डिराइव करवाई जाएगी। अभी के लिए आप ये चीज मान लो कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, बेटा हाइट पर जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो नीचे नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम ऐसा देखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें यहां देखने को मिलता है। मतलब इसके ऊपर का, इधर का, नीचे का, हर तरफ का मास यहां पर बैलेंस्ड है, तो ये वाला पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास। परंतु ऊपर जाकर g की वैल्यू कम हो रही है, तो ऊपर का वेट कम है और नीचे का वेट ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जिनमें डिस्टेंसेस बहुत बड़े होते हैं,
तो उन सिचुएशन में हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास अलग जगह पर दिखाई देता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह पर दिखाई देता है। मतलब माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पूरा का पूरा वेट कंट्रोल होगा वो नीचे होगा, परंतु सेंटर ऑफ मास जिसके इधर का मास सेम होगा, ठीक है, वो वाला पॉइंट ऊपर होगा। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर माउंट एवरेस्ट इज एट डिफरेंट लोकेशंस। तो हम अपने दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से बिठाते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नाम देते हैं एक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। तो हर एक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट के लिए ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास अलग अलग लोकेशंस पर होता है, और ये ऑब्जेक्ट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं और इनकी हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं की जाती। तो इसीलिए आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि 99.9% केसेस में इनफैक्ट आपको सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर दिखाई देगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन है? इट इज सच अ पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर होल वेट, यही बात मैंने आपको बोली ना, वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, और यदि हमें बात करनी है सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी, इट इज अ पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, ये दो डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन पूछ लिया करते हैं हमेशा टीचर्स। ठीक है जी, अब आती है अगली बात कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेटा इस चैप्टर में ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही नहीं बोलेगा कैलकुलेट करने का, क्योंकि सबको पता है कि हम यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ मास है। आपको हमेशा सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट करने को बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करवाने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बेटा इसको हम समझते हैं, इससे पहले आप अपने दिमाग में पहले नंबर पे ये चीज बिठा लो कि जब भी सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना होगा ना, तो स्टेप 1 है आपका ओरिजिन कंसीडर करो। ठीक है जी, तो जब भी कभी बेटा हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो हमेशा क्या करना है, ओरिजिन को कंसीडर करना है। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास में एक मास है m1, कोई दूसरा मास है m2। ठीक है, हमें किसी ने बोला इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो हम सबसे पहले एक ओरिजिन कंसीडर करेंगे। मान लो ये है मेरा ओरिजिन, पहले वाले मास का जो डिस्टेंस है वो r1 है, दूसरे वाले मास का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बेटा r2 है। ठीक है, अब लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास जो है वो इन दोनों मासेस के बीच विचाले कहीं पे होगा। मान लो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, और इस सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है r सेंटर ऑफ मास, RCM। ठीक है जी, बिठा ली ये बात अपने दिमाग में। ठीक है, ओके। अब लेट अस सपोज ये m1 वाला जो मास है ये ओरिजिन से कुछ x1 डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है जी, ये ओरिजिन से कुछ x1 डिस्टेंस की दूरी पर है और ओरिजिन से y1 डिस्टेंस की हाइट पर है। ठीक है, इसी तरह से m2 वाला जो मास है वो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस की दूरी पर है एंड y2 हाइट पर है। तो इस वाले मास को मैं क्या बोलूंगा, x1 y1, और इस वाले मास को मैं बोलूंगा बेटा x2 y2। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं xCM yCM। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका क्या तरीका है, इस मास का x1 से मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब m1 x1। ठीक है, एंड दूसरे वाले मास का भी x2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब m2 x2, एंड डिवाइड कर दो बेटा टोटल मास को m1 प्लस m2। ठीक है जी, अभी फॉर्मूला सिखा रहा हूं, सिर्फ अपने दिमाग में सेट करो। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बेटा, जिन दो मासेस का है ना ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास किसका है, ये सेंटर ऑफ मास इसका और इसका है। तो सबसे पहले इस मास को अपने x से मल्टीप्लाई करो, इस मास को अपने x से मल्टीप्लाई करो, और फिर डिवाइड कर दो टोटल मास के साथ, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास का x निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सेंटर ऑफ मास का y निकालना है तो इस मास को अपने y से मल्टीप्लाई करो, मतलब m1 y1, इस मास को अपने y से मल्टीप्लाई करो, मतलब m2 y2, एंड डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अपने दिमाग में एक छोटा सा कंसेप्ट बिठाओ बेटा, एक चीज होती है असर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं
कि यहाँ पर ये पूरी बॉडी कंट्रोल हो गई। दिस पर्टिकुलरली मीन्स कि हर एक पॉइंट का यहाँ पर जो असर है वो कंसंट्रेट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हर एक पॉइंट का असर होता है, जहां पर हर एक पॉइंट का असर होता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल कर देता हूं तो सारे के सारे पॉइंट्स कंट्रोल हो जाते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स का असर वहीं पर होता है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स कंट्रोल हो जाते हैं सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करके। तो इसी तरह से अगर मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है तो एक्चुअली ये वाला मास ये सारे हैं तो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड, क्योंकि इनका असर कहां है, सेंटर ऑफ मास पे ही है। ठीक है जी, तभी तो सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करके दोनों मासेस कंट्रोल हो जाते हैं। अगर इनका असर बाएं तभी होता है ना। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो बेटा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस मास को मल्टीप्लाई करो x1 से, इस मास को मल्टीप्लाई करो x2 से एंड डिवाइड कर दो टोटल मास के साथ। अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है, इस मास को y1 से, दूसरे वाले मास को y2 से एंड डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 से। दिमाग में अपने प्रॉपर्ली ये चीज सेट कर। ठीक है जी, ओके। इसी छोटे से टेक्निक को हम टू पार्टिकल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, वो डेरिवेशन मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमें समझ आ गया। अब एक छोटी सी बात आप और याद रखिए बेटा, ये जो असर है ना, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं मोमेंट। क्या कहते हैं, मोमेंट। तो आप आज के बाद अपने आप को ऐसा बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का असर कंसंट्रेटेड होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे इसका मोमेंट और इसका मोमेंट भी कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि असर का ही मतलब होता है मोमेंट। ठीक है जी, ओके। तो हम ऐसा कहते हैं कि xcm अगर निकालना है तो मोमेंट ऑफ m1 निकालो एंड मोमेंट ऑफ m2 निकालो एंड डिवाइड कर दो टोटल मासेस को। ठीक है जी, तो अगर कभी भी आपको xcm निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सम ऑफ मोमेंट्स डिवाइड बाय टोटल मास। समझ आ गया, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ व्हाट एक्सेस, x एक्सेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ x एक्सेस को डिवाइड कर दो टोटल मास के साथ। ठीक है ना, ये आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब अगली चीज है, क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही लाई करता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मान लिया जाए एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, आपने उस रिंग को पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया। आप जब उस रिंग को घुमाएंगे, इमेजिन करके देखो, यहाँ पर मेरे पास रिंग अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। आप जब उस रिंग को गोल गोल घुमाएंगे तो यू विल रियलाइज कि रिंग आपकी ऐसे घूम रही है, पर आपने अपनी फिंगर सेंटर पे रखी है और सेंटर पे कोई रिंग का हिस्सा है नहीं। ठीक है जी, तो मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पर होता है जिसके इधर का मास, इधर का मास, उधर का मास और इधर का मास बैलेंस्ड हो। तो इस रिंग का सारा मास बैलेंस्ड होगा आउटसाइड, मतलब रिंग तो सिर्फ बेटा यही है ना, इसके सेंटर वाले पॉइंट पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा। तो अपने दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से बिठा लो कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको बैलेंस अगर मैं कर दूं तो ये पूरा का पूरा मास बैलेंस हो जाता है। तो अगर मैं एक रिंग को गोल गोल घुमा रहा हूं, यू विल रियलाइज कि मैंने अपने फिंगर सेंटर पे रखी है, परंतु वो जो रिंग है वो आसपास गोल गोल घूम रही है। सिर्फ सेंटर पर फिंगर रख के ही वो रिंग कंट्रोल हो रही है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, ठीक है, जो कि रिंग का हिस्सा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी लाई कर सकता है, तो इसका जवाब है यस, सेंटर ऑफ मास कैन लाइज आउटसाइड द बॉडी। इसके एग्जांपल है हमारे पास में रिंग। ठीक है जी, ओके। तो बेटा अब क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं, वही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला कि सेंटर ऑफ मास निकालिए इस सिस्टम का। इस सिस्टम का बेटा हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस सिस्टम के पास दो मासेस हैं, एक 5 kg का मास और एक 15 kg का मास। ठीक है, ओके। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला स्टेप है डिसाइड ऑरिजिन। डिसाइड ऑरिजिन, ठीक है बेटा, तो पहला स्टेप है डिसाइड ऑरिजिन। अब यहां पर हुआ क्या, मान लिया जाए ये हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है,
यहाँ पर मास पड़ा है 5 kg का, यहाँ पर एक दूसरा मास पड़ा है 15 kg का। हमने इन दोनों मासेस को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। हमने ओरिजिन डिसाइड कर लिया कुछ यहाँ पे, मान लो ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है जी। तो अगर बेटा 0,0 ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट है 10, y कोऑर्डिनेट ऊपर तो ये गया ही नहीं ना, तो 10,0 है हमारा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि भाई साहब ये दो मासेस हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच विचाले होगा, ठीक है जी। तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है xcm एंड ycm। तो बेटा यहाँ पर xcm किसके बराबर होगा? बेटा मैंने आपको बताया था कभी भी आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करना है, सम ऑफ मोमेंट्स डिवाइड बाय टोटल मास, सम ऑफ मोमेंट्स डिवाइड बाय टोटल मास। इसको बस अपने दिमाग में बिठा के रखो। तो xcm अगर मेरे को निकालना है तो मैं इस वाले मास का मोमेंट निकालूंगा। अब बेटा ये वाली मास का मोमेंट कैसे निकलेगा, मास मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस का डिस्टेंस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय इसके x एक्सिस का क्या डिस्टेंस है 0, प्लस इसका अगर मैं मोमेंट निकालूंगा तो मास मल्टीप्लाई बाय इसके x एक्सिस का डिस्टेंस वो है 10, डिवाइड किससे करना है, टोटल मास को, ठीक है। 5 प्लस 15 क्या हो गया 20, तो xcm हमारा कितना आ गया बेटा, 15 into 10 is 150 अपॉन 20, 0 से कटा 0 तो 2 1 जा 27.5। तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है वो है 7.5। अब क्योंकि बेटा ये पूरा सिस्टम ही x एक्सिस का सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे ही होगा, तो उस पे y कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या ही होगा बेटा, 0 ही होगा। अगर आप में से किसी का मन है उसको भी कैलकुलेट करने का तो आप कर सकते हो। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मास को उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 into 0 प्लस 15 into 0, ठीक है, डिवाइड बाय 5 प्लस 15 is 20, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया 0, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने वाला, ठीक है जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन में अब 3 मासेस हैं आपके पास, ठीक है जी। एक मास है हमारे पास 5 kg का, दूसरा मास है 25 kg का, तीसरा मास है 10 kg का, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक बॉडी है। अभी इस बॉडी का जो मास है वो यूनिफॉर्म मास है, तो एकदम सेंटर पे जब मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूं तो ये बॉडी ऐसे कंट्रोल हो जाती है, एकदम सेंटर पे ये बॉडी कंट्रोल हो जाती है। अगर मैं इस बॉडी के यहाँ पर कुछ मास ऐड कर दूं तो आपने देखा है बॉडी इधर को जा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हुआ क्या, पहले इधर का मास और इधर का मास सेम था तो एकदम सेंटर पे ये बॉडी क्या हो रही थी, बैलेंस हो रही थी। अब हुआ क्या बेटा, अब इधर का मास जब मैंने एक्स्ट्रा किया तो मेरे को अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ से खिसकाकर इस साइड करना पड़ेगा, फिर जाकर ये बॉडी बैलेंस होगी। अदरवाइज ये बॉडी का इधर का वेट जब मैंने ज्यादा किया ये ऐसे गिर जाएगी। तो अपने दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से सेट कर लो कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ आपकी बॉडी का मास ज्यादा है, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है बेटा जिस तरफ आपकी बॉडी का मास ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो हुआ क्या, अब यहाँ पर सिर्फ 5 kg है और इस साइड 25 प्लस 10 kg मतलब 35 kg है, तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी का मास इधर को शिफ्ट होगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 हमारा वही सेम है। सबसे पहले हमें ओरिजिन डिसाइड करना, ठीक है, डिसाइड ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन को डिसाइड करना बड़ा सिंपल है, हमने फिर दोबारा इसी पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया, ठीक है। इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लिया 0,0, ठीक है। ओके, अब अगर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 10,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 10 प्लस 20 30,0, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर है, तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका m1 मतलब 5 इंटू x1 मतलब 0 प्लस इस मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इसका मोमेंट क्या होगा m2 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस 10
मल्टीप्लाई बाय 30। अब बेटा ऐसा जरूरी नहीं हमेशा दो ही मासेज हो, अब यहाँ 3 मासेज हैं तो हम टोटल मोमेंट करना है ना, हमने इस मास को इसके एक्स से, इस मास को इसके एक्स से, इस मास को इसके एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड डिवाइड किया टोटल मास के साथ। टोटल मास क्या है बेटा 5 + 25 30, 30 + 10 40, टोटल मास इज 40। नाउ हियर वी हैव गॉट 5 0 का 0 प्लस 250 प्लस 300 डिवाइड बाय 40, तो ये हमारा बन गया 550/40, 0 से कटा 0, तो दिस इज 55/4। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। अब 55/4 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू आप जब डिवाइड करेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 1 जा 4 13 जा 52, ठीक है, पॉइंट 0 लग गया, 7 6 और 7 5 इतनी है, तो 13.76। आप देख सकते हो बेटा 10 सेंटीमीटर से उस तरफ को शिफ्टेड है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा 13.76, एंड ऑब्वियसली इसके पूरे के पूरे एक्सिस को आप ध्यान से देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में कैसे हो सकता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा वाई एक्सिस में 0 होगा, ठीक है जी, तो वाई कोऑर्डिनेट उसके सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा 0 होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ओरिजिन डिसाइड करना, दूसरा स्टेप होता है अगर उस और सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो उनके मासेस को एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए एंड टोटल मास से डिवाइड कीजिए, ठीक है जी। इसको हम फिजिक्स में ऐसा कहते हैं, हमने टोटल मोमेंट ऑफ मास को न्यूमरेटर में रखा एंड टोटल मास को डिनोमिनेटर में रखा, ठीक है जी, ओके। और अभी हमने एक नई चीज सीखी है कि जिधर हमारा वेट ज्यादा होता है, जिधर हमारा मास ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास भी उस ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बेटा, है बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये हमारे पास में स्क्वायर है, इस स्क्वायर की हम साइड मान लेते हैं, मतलब इसकी ये वाली साइड मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप हमारा सेम है, ओरिजिन डिसाइड करो। मान लो ये है मेरा ओरिजिन, अगर ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिखूंगा बेटा 20,0, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0,10। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है 20 एंड 10, दिस इज 20,10। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ यहाँ पर होना चाहिए, मतलब बीच बिचाले कहीं पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इधर उधर का सारा मास बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली वो सेंटर या सेंटर से इधर उधर थोड़ा सा देखने को मिलता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मान लो इसके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट है xcm एंड y कोऑर्डिनेट है ycm, ठीक है। तो हमारा xcm किसके बराबर होगा, इसके मास को मल्टीप्लाई करो इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब 1 × 0 प्लस इसके मास को मल्टीप्लाई करो इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब 2 × 20 प्लस 3 × 20 प्लस 4 × 0। डिवाइड किससे करना है टोटल मास के साथ, दिस इज 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 kg। तो ये हमारा बन गया 2 × 20 40 प्लस 6 × 20 मतलब 3 × 20 60 प्लस 4 × 0 इज 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा आ गया 100/10, दिस इज 10। अब इसका अगर मेरे को y सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इन्हीं मासेस को y कोऑर्डिनेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 0, ठीक है, प्लस 2 × अगेन 0 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 10। ये 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 30 + 40, दिस इज 70/10, 0 से कटा 0, दिस इज 7। तो मतलब बेटा हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो आया है 10,7 पे, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आपको पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन है आप कर देना,
ठीक है। अब थोड़ी सी मैं टाइप बेटा चेंज कर रहा हूं, ट्राइंगल वाली टाइप में ये हमारे पास में अभी मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है जी। ट्राइंगल वाली टाइप में आपको एक दो बातें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है जी। ओके, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपका एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेस वाली साइड एंड टॉप वाले कोऑर्डिनेट की जो लेंथ होती है, मतलब हाइट होती है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो लेंथ होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो होती है √3/2 टाइम्स साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 टाइम्स साइड, और क्योंकि यहाँ पे साइड 1 मीटर है तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर इसकी ये 1 मीटर है तो इसकी ये वाली लेंथ होगी √3/2 मीटर। इतनी बात समझ में लगी। अब उन्होंने मेरे को कहा इसका सेंटर ऑफ मास पता करके बताओ, तो अगेन बेटा सेंटर ऑफ मास तो तभी पता लगेगा अगर आपको उसका ओरिजिन डिसाइड किया होगा, ठीक है ना। ओरिजिन हमने डिसाइड कर दिया, मान लो ये, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में 1 मीटर के आगे है तो एक्स एक्सिस में 1 हो गया, वाई एक्सिस में कुछ नहीं चले हुए तो वाई एक्सिस में 0 है, ठीक है। एंड इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा बेटा, अब देखो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1/2 मीटर, ठीक है जी। तो x एक्सिस में हाफ एंड y एक्सिस में हम चले हैं √3/2 मीटर, तो दिस इज हाफ √3/2 इस तरह से। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मैं कोऑर्डिनेट्स क्या बोलूंगा, xcm एंड ycm, ठीक है, xcm, ycm। तो x सेंटर ऑफ मास हमारा किसके बराबर आएगा, ऑलरेडी आपको पता है 1 kg को पहले इसके x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 0, 2 kg को फिर मैं इसके x से मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 1, 3 kg को मैं उसके x से मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 1/2, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है। इसका बेटा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 को y से किया 1 × 0 प्लस 2 को y से किया 2 × 0 प्लस 3 को y से किया 3 × √3/2 डिवाइड बाय टोटल मास इज 6। एंड फाइनली हमारे पास में बेटा जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 + 3/2 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इसका जब मैंने एलसीएम लिया, दिस इज 4 + 3 7/12, इसका आंसर आ गया बेटा 7/12, और इसका आंसर आ रहा है 3√3/2 6 = 12, ठीक है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया 3 × 1 = 3 4 सा, ठीक है। और हमारे पास में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स इसके आ रहे हैं 7/12, √3/4, ठीक है। ओके, ये आ गए हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल के लिए आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी थी इसमें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके मीडियम की जो लेंथ होती है वो होती है √3/2 टाइम्स जो उसकी साइड है। ऐसे तो सबको याद होती है, ठीक है, आप इसको दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब देखिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे बेटा मान लिया जाए मेरे पास में एक मेटल की शीट है और वो मेटल की शीट हर तरफ से इवनली है, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर से मोटी है और इधर से भाई साहब बहुत बारीक है, बहुत पतली है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ इवन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर कभी भी हमारे मेटल की शीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास के ऊपर बेस्ड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास को कर रही है, ठीक है जी, तो ऐसी मेटल की शीट का जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होएगा, ठीक है जी। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास इज फाउंड एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है जी। तो अगर वो स्क्वायर है उसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, अगर रेक्टेंगल है उसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, और अगर हमारे पास में ट्रायंगल है तो उसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे निकाला जाता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाला जाता है, तुम डायगोनल्स को ड्रॉ करो और जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। जैसे इस रेक्टेंगल का भी मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है जी। ट्रायंगल का जब मैंने सेंट्रॉइड से पास होने वाली मीडियन ड्रॉ की तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, ज्योमेट्रिकल सेंटर,
ठीक है, तो हर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज होकर आता है। ठीक है, थोड़ा सा कहानी में बेटा ट्विस्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बारी आपके स्कूल के एग्जाम्स में आता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। उन्होंने आपको बोला कि सेंटर ऑफ मास पता करके बताइए इस शेप का। ठीक है, अब बेटा ये शेप के सेंटर ऑफ मास को पता करना कोई मुश्किल नहीं है। आप इस शेप को दो हिस्सों में बांट दो। मान लो बेटा एक ये हिस्सा है और दूसरा हमारे पास में ये ग्रीन वाला हिस्सा है। ठीक है जी, अब एक्चुअली ये भी एक सिमेट्रिकल शेप है, ये भी एक सिमेट्रिकल शेप है। तो बेटा इसका इस वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा और इस वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? ठीक है जी, ये दोनों की दोनों शेप्स बेटा कौन सी शेप्स हैं? ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं, तो इन दोनों की जो सेंटर ऑफ मासेस हैं वो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होंगे। लेट अस सपोज इस वाली शेप का, इस ग्रीन वाली शेप का जो सेंटर ऑफ मास है वो C1 है और उस येलो वाली शेप का जो सेंटर ऑफ मास है वो C2 है। ओके जी, अब जब भी कभी भी हमने टोटल सेंटर ऑफ मास पता करना हो तो सबसे पहला काम होता है ओरिजिन डिसाइड करो। हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, तरीका हम अपना सेम ही रखेंगे। लेट अस सपोज बेटा मेरा ओरिजिन जो है वो ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन है मेरा 0,0। तो अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास की बात करूं, ये सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। ठीक है जी, तो इतना हिस्सा मतलब इतना हिस्सा जो हमारा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इस 2 सेंटीमीटर का हाफ क्या हो गया 1। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये है 4 सेंटीमीटर का हिस्सा। कौन सा हिस्सा बेटा? 4 सेंटीमीटर का हिस्सा। और कितनी हाइट हमने ऊपर जाना है? कितनी हाइट ऊपर जाना है? हमने 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो इस वाले सेंटर ऑफ मास को मैं क्या बोलूंगा? 4,3। ठीक है जी, तो C1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 4,3। गॉट इट? इसी तरह से C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे बेटा ये है 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना जाना है? 6 सेंटीमीटर। ये 2 है तो हाफ 1 है, तो 6 प्लस 1 7 सेंटीमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बने? 4 सेंटीमीटर इन x कोऑर्डिनेट एंड 7 सेंटीमीटर इन y कोऑर्डिनेट। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स अपने बने हैं 4,3 एंड C2 के कोऑर्डिनेट्स अपने बने हैं 4,7। अब हमने C1 एंड C2 नहीं पता करना था, हमने इनका टोटल सेंटर ऑफ मास पता करना है। मतलब C1 एंड C2 का मिलाकर कहां होगा सेंटर ऑफ मास। तो अब ना हम अपने दिमाग से टेंशन निकाल देंगे। हमारे लिए बेटा ये पूरी की पूरी बॉडी कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास मैटर करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी कहां कंसंट्रेटेड है? सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है। और इसी तरह से ये वाली पूरी बॉडी भी हमारे लिए मैटर नहीं करती, सिर्फ सेंटर ऑफ मास मैटर करता है। तो इस पूरी की पूरी बॉडी का कंसंट्रेशन तो सेंटर ऑफ मास पे है, तो हम भूल जाएंगे ये कोई बॉडी है। हम सिर्फ याद रखेंगे कि एक पॉइंट है C2, एक दूसरा पॉइंट है C1। ठीक है जी, यहाँ कहीं पे पड़ा है ओरिजिन। ठीक है जी, C1 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 4,3 एंड बेटा C2 के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 4,7। ओके जी, अब सेंटर ऑफ मास हमेशा दोनों पॉइंट्स के, मतलब इसका मास कुछ ना कुछ होगा। मान लो इसका मास होगा m2, इसका सेंटर ऑफ मास का क्या मास है? जो इस पूरी बॉडी का मास है। ठीक है जी, ऐसे इसका मास क्या होगा? m1 मास होगा। ठीक है, इसका मास मतलब इस वाली बॉडी का कितना मास होगा? ठीक है, वही मास होगा जो सेंटर ऑफ मास पे है और उसको हमने m1 मान लिया। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा? इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके बीच विचारे कहीं, और उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? xcm, ycm से मैं डिनोट करूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा xcm कैसे निकलेगा? xcm को निकालने का क्या तरीका है? ये किसका xcm है? ये m1 मास एंड m2 मास का xcm है। तो xcm किसके बराबर होगा? xcm होगा m1 इनटू इसका x कोऑर्डिनेट 4 प्लस m2 इनटू इसका x कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मासेस m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही ycm किसके बराबर होगा? m1 इनटू इसका y कोऑर्डिनेट है 3 प्लस m2 इनटू इसका y कोऑर्डिनेट है 7 टोटल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है, सॉरी m1 को हमने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ हमें जरूरत है मास की। अब मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है,
वो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरियल डेंसिटी है ना, तो इसीलिए हम मास अपॉन एरिया करेंगे और एरिया वाली डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? मास के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एरिया वाली बॉडी है, तो अगर ये यूनिफॉर्म एरिया वाली बॉडी है मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली ये बॉडी है, तो जितनी डेंसिटी इसकी होगी उतनी ही डेंसिटी इसकी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से वो मोटी है और कहीं से वो पतली है, ये यूनिफॉर्म एरिया वाली बॉडी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली ये बॉडी है। ठीक है जी, तो इसीलिए हम डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम रखेंगे, परंतु बेटा इसका एरिया जो होएगा वो क्या होएगा? मतलब 2 × 6। ठीक है, पहले मैं m1 मास कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डेंसिटी मान लो m1 मास की सिग्मा है, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 × 6 दैट इज 12। ठीक है, अगर मैंने m2 मास कैलकुलेट करना है, मतलब ऊपर वाले का अगर मैंने मास m2 कैलकुलेट करना है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा, और उसका एरिया कितना होएगा? 2 × 8 मतलब 16। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से आप m1 और m2 की वैल्यूज को इसमें पुट कर दोगे, तो m1 की वैल्यू क्या है? 12 × सिग्मा × 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी? 16 × सिग्मा × 4 डिवाइड बाय 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर से बेटा सिग्मा को कॉमन लेकर नीचे वाले सिग्मास को कॉमन लेकर कैंसिलिंग कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसी तरह से YCM हमारा किसके बराबर होगा बेटा? m1 की वैल्यू है 12 × सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस m2 की वैल्यू है 16 × सिग्मा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा। ठीक है, अगेन मैंने न्यूमरेटर में से सिग्मा को कॉमन लिया। ठीक है, न्यूमरेटर में से मैंने सिग्मा को कॉमन लिया एंड डिनोमिनेटर में से मैंने सिग्मा को कॉमन लिया। ठीक है जी, इस तरह से सिग्मा 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 से कट गया सिग्मा एंड फाइनली हमारा आंसर आया 12 × 3 is 36 प्लस 16 × 7। इसको हम ऐसे ही अभी रखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 12 प्लस 16 हमारा आएगा बेटा 28। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 12 × 4 दिस इज 48 प्लस 16 × 4 6 4 24 एंड दिस इज 64। ठीक है, डिवाइड बाय 28। ठीक है, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में XCM एंड YCM आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में टोटल आएगा 16 × 7 प्लस 36 16 × 7 प्लस 36 करके 16 × 7। ठीक है, इसको जब आप टोटल निकालेंगे तो 64 प्लस 48 आपका बनेगा, दिस इज 672 एंड 40, दिस इज 112 अपॉन 28। ठीक है, एक आया आपका 112 अपॉन 28, ये तो पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 28 एंड 112 को जब आपने कैंसिल आउट किया तो ये बेटा आपका फाइनली आंसर बनेगा कहीं पे 28 1 28 2 28 4। ठीक है जी, हाँ 8 4 32 2 आ रहा है पीछे, बिल्कुल ठीक है बेटा, 28 4 आया। ठीक है, एंड अगर आप उस साइड इसकी टोटलिंग करते हैं तो आपके पास में 16 × 7 प्लस 36। ठीक है, दिस इज 70 6 7 42 70 प्लस 42, दिस इज अगेन 112 प्लस 36, दिस इज 8 and 4 and 148 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, ये डेसिमल में आएगा, ये पूरा नहीं जाएगा। जब आप इसको डेसिमल्स में निकालने की कोशिश करेंगे तो बेटा दिस विल बी समथिंग लाइक 5.2। ठीक है, तो आपका x कोऑर्डिनेट इसका बन रहा है। कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे अपना टाइम बच जाया करेगा। ठीक है, जैसे ही आपको पता लग जाए हाँ इस तरह से करना है, साथ में वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेशन आप अपने आप किया कीजिए। ठीक है, नहीं तो वो हैबिट ही आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है, सेंटर ऑफ मास आ रहा है 4, 5.2 4,5.2। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। अगली बात है हमारी
थोड़ी सी सिमिलर ही है पिछले वाले की तरह, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमें एल दिया हुआ, ठीक है, हमें इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। फिर से वही तरीके है, सबसे पहले मैंने ओरिजिन डिसाइड किया, ये ओरिजिन है हमारा 0,0, ठीक है। नीचे वाली बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो वो C1 है, इस वाली बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो वो C2 है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर चले 3 डिस्टेंस पे, इधर चले 1 डिस्टेंस पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो बेटा, इसका हाफ, इतनी लेंथ है अपनी 3 और इतनी लेंथ है अपनी 2, तो y एक्सिस में हम कितना चले, 5 डिस्टेंस चले, तो y एक्सिस में 5 डिस्टेंस चले, एंड x एक्सिस में हम कितना चले, देखो बेटा ये डिस्टेंस है 2, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस भी 2 ही होगा, तो 2 से हाफ चलना है, दिस इज 1, तो x एक्सिस में 1 चले, y एक्सिस में 5 चले, दिस इज 1,5, ठीक है जी, ओके। तो C1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3,1 एंड C2 के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1,5। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे लिए ये पूरी बॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ ये C1 एंड C2 मासेस। एक्चुअली ये पूरी बॉडी का मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, मान लो इस पूरी बॉडी का मास यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड है दैट इज m1, और इस पूरी बॉडी का मास जो यहाँ पर कंसंट्रेटेड है दिस इज m2, ठीक है जी। तो अगर मेरे को यहाँ पर अब xcm निकालना है, वो किसके बराबर होगा, xcm होगा m1 इंटू x कोऑर्डिनेट 1 वाला 3 प्लस m2 इंटू x कोऑर्डिनेट वो है 1, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y cm किसके बराबर होगा, m1 इंटू x कोऑर्डिनेट 1 प्लस m2, सॉरी y कोऑर्डिनेट की बात करनी है ना, m1 इंटू यस y कोऑर्डिनेट 1 प्लस m2 इंटू y कोऑर्डिनेट 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है जी। देख लें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं, m1 को मल्टीप्लाई किया x कोऑर्डिनेट से, m2 को मल्टीप्लाई किया उसके x कोऑर्डिनेट से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह से m1 को y कोऑर्डिनेट से, m2 को उसके y कोऑर्डिनेट से, बिल्कुल ठीक है, ओके जी। अब बात आती है मास निकालने की, तो इसका मास कैसे निकलेगा बेटा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मास होता है एरिया इनटू डेंसिटी, ठीक है। और क्योंकि ये एरिया वाली डेंसिटी है तो इसलिए इसको हम सिग्मा लेंगे। बेटा मैं आपको कैसे बता दूं, अगर एरिया वाली डेंसिटी हो उसको सिग्मा लेना है, अगर लेंथ वाली डेंसिटी हो उसको लैम्डा लेना है, और अगर वॉल्यूम वाली डेंसिटी हो, मतलब अगर कोई बॉक्स वाली डेंसिटी हो तो उसको आपने रो लेना है, ठीक है। 3 तरह की डेंसिटीज होती हैं, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। यहाँ एरिया शीट की बात है ना, तो एरिया की बात है, तो इसलिए मैं सिग्मा ले रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो अब अगर m1 मैंने पता करना है तो पहले वाली इस शीट का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 6 इनटू 2 दिस इज 12 इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, इसकी डेंसिटी है सिग्मा। अगर मैंने m2 वाले मास का पता करना है तो उसका एरिया कितना है, 6 इनटू 2 दिस इज 12 एंड इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है जी, ओके। अब बस आप आगे खुद कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशंस प्लीज बेटा अपने आप कीजिए, ठीक है। xcm हमारा किसके बराबर आएगा, m1 की बात है 12 इंटू सिग्मा इंटू 3 प्लस m2 की बात है 12 इंटू सिग्मा इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाय 12 इंटू सिग्मा प्लस 12 इंटू सिग्मा। बहुत ही इजीली आप सिग्मा से सिग्मा को कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 इंटू 3 दिस इज 36 प्लस 12 अपॉन 12 प्लस 12 दिस इज 24, नाउ वी हैव गॉट 48 अपॉन 24, ठीक है जी। इसी तरह से आपको y सेंटर ऑफ मास निकालना है, y सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, y सेंटर ऑफ मास है 12 इंटू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू है 12 इंटू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है 12 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा दिस इज 24 सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, नाउ वी हैव गॉट 12 प्लस, अब 10 5 are 50 दिस इज 60 upon 24, now we have got 72 upon 24, ठीक है, 24 1 जा 24 3 जा, ठीक है। तो इसी तरह से 24 1 जा 24 2 जा, तो हमारा xcm ycm क्या आएगा 2,3, ठीक है। फटाफट इसको नोट करें और कोशिश करें बेटा कैलकुलेशन आप अपने आप करें, ठीक है जी।
ओके, इतने में आप अगला क्वेश्चन रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करिए और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बेटा एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और मैं 2-3 ही वो ही करवा रहा हूँ आपको, मतलब कुछ भी फालतू का क्वेश्चन नहीं इसमें चल रहा, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये स्क्वायर 4 स्मॉल स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बना है, ठीक है जी। ओके, इस स्क्वायर का ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? इसके एक्चुअली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होएगा, ठीक है बेटा। इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होएगा, इसमें कोई शक नहीं है हमें, ठीक है। अब हमने ये चीज देखी कि अगर इस स्क्वायर में से एक बॉक्स को हम हटा दें और ऐसा ये स्क्वायर बन जाए तो अब क्या होगा? अब बेटा इस साइड का मास ज्यादा हो जाएगा, अब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां से शिफ्ट होकर वो यहां पर पहुंच जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट होकर बेटा वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अब हमने करना कैसे है इस क्वेश्चन को? थोड़ी सी समझदारी अपनाते हैं। देखो बेटा, अगर ये एक स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर है, इसकी साइड 4 है, तो इसके इधर वाली साइड भी क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ठीक है बेटा, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसके डायगोनल की कितनी लेंथ होती है? डायगोनल की हमेशा लेंथ होती है a मल्टीप्लाई बाय √2 और इसकी साइड कितनी है? 4, तो मैं इसकी डायगोनल की लेंथ बोल सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय √2। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर इसके पूरे डायगोनल की लेंथ है 4√2 तो इसके हाफ ऑफ द डायगोनल की कितनी लेंथ होगी? मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी 2√2, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर का, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? यहां पर लाई कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इसकी क्या होगी? मतलब ये पूरी अगर लेंथ 2√2 है तो हाफ ऑफ द लेंथ कितनी होगी? ओनली √2, ठीक है जी, समझ आ गया? तो हमें यहां पर अब समझ आया कि एक्चुअली इस स्क्वायर, ये जिसको हमने रिमूव कर दिया है, उस वाले स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो यहां से कितनी दूरी पर है? √2 की दूरी पर है और यहां से भी वो कितनी दूरी पर है? √2 की दूरी पर है। क्लियर हुई मेरी इतनी बात? ठीक है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, सब कुछ हम हटा देते हैं, नहीं सही। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इसका असर, इसका असर, इसका असर, इसका असर पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड होता है। सही बात है ना? तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर मैंने इस वाले हिस्से को हटा दिया तो अब सिर्फ इसका, इसका और इसका असर रह गया है, ठीक है। अगर बेटा इसका, इसका और इसका असर रह गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसकी तरफ क्या हो गया होगा? शिफ्ट हो गया होगा। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारा जो ओल्ड वाला सेंटर ऑफ मास है, जिसमें ये चारों के चारों स्क्वायर्स थे, वो था O, मतलब एकदम सेंटर पे, ठीक है जी। और हमारा सिर्फ ये रिमूव्ड वाले पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है, सिर्फ इस रिमूव्ड वाले पोर्शन का बेटा जो सेंटर ऑफ मास है वो है यहां पर, इसको मैंने नाम दे दिया O1। और जब मैंने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया है तो मेरा सेंटर ऑफ मास जो इधर शिफ्ट हो गया है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास बेटा जो इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O2। ये 3 नाम मैंने दिए हैं, आपको समझ में आया? ठीक है जी। मतलब रिमूव्ड वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां है, रिमूव करने के बाद रिमेनिंग वाले पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो O2 पे है। अब मैं एक लॉ आपको बताने लगा हूं, इस लॉ को अपने दिमाग में बिठाइए, इस क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, आपका पक्का हो जाएगा। आपके टीचर्स इसको बहुत बारी पूछते हैं, ठीक है। मैं बोलने लगा हूं इसको बेटा, हमेशा याद रखना कि जो मोमेंट होता है, जो मोमेंट होता है रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है जी, रिमेनिंग पोर्शन का, वो हमेशा बराबर होता है मोमेंट ऑफ रिमूव्ड
पोर्शन। ठीक है जी, मतलब जो भी मोमेंट होता है, जो भी मोमेंट होता है बचे हुए पोर्शन का, वो हमेशा रिमूव्ड वाले पोर्शन के मोमेंट के बराबर होता है। इस बात को आपको कभी भी नहीं भूलना। ठीक है जी, अब रिमेनिंग वाला पोर्शन कितना है देखो बेटा, अगर एक बॉक्स का मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो चारों बॉक्सेस का टोटल मास कितना हो गया? तो बेटा चारों बॉक्सेस का टोटल मास हुआ 4m। ठीक है जी, तो तीन बॉक्सेस का कितना मास हो गया? तो तीन बॉक्सेस का बेटा मास हो गया, 3 बॉक्सेस का मास हो गया 3m। ठीक है जी, ओके। तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट कैसे निकलेगा? मोमेंट का फॉर्मूला होता है मास, रिमेनिंग पोर्शन का कितना मास है? 3 टाइम्स m। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस। अब बेटा रिमेनिंग वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो गया? यहां शिफ्ट हो गया, तो अब मैंने कितना डिस्टेंस पुट करना है? o डैश। तो रिमेनिंग वाले पोर्शन का डिस्टेंस हमारा कौन सा आएगा? ओल्ड सेंटर ऑफ मास एंड न्यू सेंटर ऑफ मास के बीच का शिफ्ट। ठीक है जी, बड़े गौर से देख लो, अगले क्वेश्चन में भी सेम ही है। ठीक है, अब रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास कितना है बेटा? मान लो रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास है m। ठीक है जी, एंड रिमूव्ड वाले पोर्शन का डिस्टेंस कौन सा लेना है? ओल्ड। मतलब इस रिमूव्ड वाले पोर्शन ने पहले सारी जिम्मेदारी किसको दी हुई थी? इसको दी हुई थी ना। अब नई जिम्मेदारी मतलब अलग जब ये हो गया तो इसकी जिम्मेदारी इसके सेंटर पे आ गई। ठीक है ना, तो इस रिमूव्ड वाले पोर्शन का शिफ्ट कितना है? o1। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या होगा? इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसका शिफ्ट, मतलब o1। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है जी, अब हुआ क्या है, यहां पर मैंने m से काट दिया m को। ठीक है, तो हमारा बन गया 3 टाइम्स o2 which is further equal to o1। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे डायगोनल की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो बेटा पूरे डायगोनल की हमारी लेंथ बनती थी 2√2, तो हाफ ऑफ द डायगोनल की लेंथ हमारी कितनी बनती है? √2 बनती है। ठीक है जी, ये बता दिया ना मैंने आपको। देखो हमारी पूरी की पूरी ये जो साइड है, इसके डायगोनल की कितनी लेंथ थी? a into √2। किसी भी स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a into √2। a की वैल्यू क्या है बेटा? 4। तो पूरी डायगोनल की लेंथ है 4√2, तो हाफ डायगोनल की लेंथ है 2√2, उससे भी हाफ डायगोनल की लेंथ है 1√2। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये o1 तो एक तरह से हाफ डायगोनल है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या भर सकता हूं बेटा? इसकी वैल्यू मैं भर सकता हूं √2। तो हमारे पास में o2 कितना आ गया? √2/3। तो बेटा प्लीज अपने दिमाग में इसे स्टोर कर लीजिए कि हमारे जो डायगोनल में मतलब हमारे जो डायगोनल में शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो देखने को मिल रहा है √2/3। मतलब जब मैंने इस ब्लॉक को हटा दिया है, इस ब्लॉक को जब मैंने हटा दिया है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया है? √2/3 डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी कभी भी किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी में से आप किसी पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव्ड वाले पोर्शन का जो मोमेंट होता है एंड रिमेनिंग वाले पोर्शन का जो मोमेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मोमेंट का मतलब होता है असर, और असर को कैलकुलेट किया जाता है मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करके। तो इसी तरह से मैंने रिमेनिंग वाले पोर्शन का मास मान लिया 3m और उसका डिस्टेंस है o2। ठीक है जी, रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास मान लिया है m और उसका डिस्टेंस है o1। ठीक है, और जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया एंड हमारे पास में o2 की वैल्यू आ गई √2/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का। इसमें से मैंने क्या किया बेटा, एक हमारे पास में पूरी डिस्क प्लेट है। ठीक है, पहले ये कंप्लीट डिस्क प्लेट थी। ठीक है, इस डिस्क प्लेट में से हमने एक छोटे रेडियस वाली प्लेट को फ्रॉम वन एज रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर से सेम काम हम लगाएंगे बेटा। याद रखना, क्या याद रखना? मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ठीक है जी, मतलब बेटा रिमेनिंग वाले पार्ट का जो मोमेंट है और रिमूव्ड वाले पार्ट का जो मोमेंट है वो हमेशा सेम होएगा।
ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर 56 सेंटीमीटर। बेटा ये जो सर्कुलर प्लेट की है इसकी डायमीटर कितनी है 56 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होएगा बेटा 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। बेटा ये जो पोर्शन हमने रिमूव किया है ना इसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। तो अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज। देखो मैंने इसके एक एज से इसके सर्कुलर पोर्शन को रिमूव कर दिया एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट विल बी। बताओ इस पूरी की पूरी प्लेट के सेंटर से, देखो इस पूरी की पूरी प्लेट का सेंटर ये था, इस सेंटर का एंड तक जो डिस्टेंस था वो कितना था 28। और सिर्फ इस प्लेट की अगर मैं बात करूं, उस प्लेट का जो सेंटर है मान लो वो O1 है। ठीक है, ये ओरिजिनल सेंटर है पूरी ग्रीन प्लेट का, तो ये O1 वाला जो सेंटर है ये सिर्फ रिमूव्ड वाली प्लेट का है। ठीक है जी, तो O1 वाले सेंटर से इसके एज तक का कितना डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 28 सेंटीमीटर के डिस्टेंस एंड 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को जब मैंने माइनस किया तो इसमें कितना शिफ्ट देखने को मिला 7 सेंटीमीटर का शिफ्ट देखने को मिला। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अकेले इस वाले प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास था वो 21 सेंटीमीटर पे था, पूरी प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास था वो 28 पे था। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब जब हमने इस O1 सेंटर वाली प्लेट को बाहर निकाल दिया तो अब इधर मास हमारा क्या हो गया बेटा ज्यादा हो गया, तो इसका सेंटर अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके सेंटर को मैं क्या नाम दे दूंगा O2। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास को इधर शिफ्ट कर दिया गया और न्यू सेंटर ऑफ मास इसका क्या बन गया O2। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है आपको। पिछले वाले में भी हमने यही किया था, जब हमने ये वाला स्क्वायर हटा दिया था तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया था और न्यू सेंटर ऑफ मास को नाम दिया था O2। और रिमूव्ड वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर था, यहां पर था, तो उसको क्या नाम दिया था O1। इसी तरह से रिमूव्ड वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां है और उसको मैंने यहां पे क्या नाम दिया है O1। और जब मैंने इसको हटा दिया है तो इसका इधर मास ज्यादा हो गया, तो इसका न्यू सेंटर ऑफ मास कहां आ गया है O2 पे। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा साफ साफ करके लिख देते हैं। एकदम जो सेंटर है वो O है, ये रिमूव्ड वाले का सेंटर है O1, ये न्यू सेंटर ऑफ मास है O2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दिस इज 28, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दिस इज 21, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दिस इज 7। ठीक है, इस तरह से। अब तरीका हमें पता है, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो बेटा रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट मल्टीप्लाई बाय जितना शिफ्ट आया है। ठीक है जी, रिमेनिंग वाले पार्ट के बाद कितना शिफ्ट आया है, कितना शिफ्ट आया है बेटा O2 का शिफ्ट आया है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब इसी तरह से मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड वाले पार्ट का मास यहां भरेंगे और उसमें कितना शिफ्ट आया है O1 का शिफ्ट आया है। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो अब मान लो इस पूरी की पूरी प्लेट का जो मास था वो कैपिटल M था। ठीक है, और इसका पूरा एरिया कितना था, इसका एरिया था पाई इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल M मास था, कैपिटल M मास था पाई इंटू 28 के स्क्वायर का। ठीक है, ओके, तो इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं। कैपिटल M मास था पाई इंटू 28 के स्क्वायर का। ठीक है जी, ओके। तो हम जानते हैं मास का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू डेंसिटी।
एरिया इनटू डेंसिटी, और इस पूरी शीट की डेंसिटी हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो एरिया के लिए मैंने भर दिया इस पूरी शीट का एरिया पाई इंटू 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी के लिए मैंने ये भर दिया, ठीक है जी। अब हुआ क्या, इस पार्ट को जब मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये था मेरा टोटल मास, तो मास रिमूव्ड वाला कितना है, तो बेटा रिमूव्ड वाला मास है पाई इंटू इसका रेडियस कितना है, मतलब रिमूव्ड वाले का रेडियस कितना है 21, पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू उसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा। तो टोटल मास में से जब मैं कुछ मास रिमूव कर देता हूं तो हमारे पास रिमेनिंग मास रह जाता है, तो रिमेनिंग मास कितना हो गया हमारा, तो रिमेनिंग मास है टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास, ठीक है। टोटल मास मतलब पाई इंटू 28 का स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो बेटा बड़े ही आराम से हमने इनमें से कुछ कॉमन ले लिया, पाई इंटू सिग्मा को कॉमन ले लिया, दिस इज 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारा रिमेनिंग वाला जो मास है वो कितना है बेटा, रिमेनिंग वाला हमारा मास आ गया है पाई इंटू सिग्मा इंटू 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रिमूव्ड वाला हमारा मास कितना है, रिमूव्ड वाला हमारा मास है पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय OO1, ठीक है। अब देखो इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था OO2 से, अब जो जो कटता है उसको काट दो, पाई सिग्मा से पाई सिग्मा को काट दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर किया, ठीक है, वो हमारे पास में आ रहा है, इसको सॉल्व करके 343 O 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज 343 which is further equal to अकेले 21 का जब आप स्क्वायर करेंगे दिस इज 441, ठीक है जी। एंड OO1 आपको पहले ही मैंने बता दिया इसमें कितना शिफ्ट आ रहा है बेटा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। तो OO1 की वैल्यू हमने कितनी लिख दी बेटा 7 लिख दी। तो ऐसा करके अब आप कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कटिंग करके हमारे पास OO2 की वैल्यू आएगी 441/343 इंटू 7, ठीक है। अब 7 1 जा 7 4 जा 28 एंड इधर से हमारे 6 चले गए 9 तक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है 49 का, एंड 49 कंप्लीटली जाता है बेटा 441 पे, 49 1 जा 49 41 जा, ठीक है। तो हमारे पास में OO2 की वैल्यू कितनी आ गई, OO2 की वैल्यू सॉरी 49 1 जा 49 9 जा, तो OO2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। तो मतलब इधर को कितना शिफ्ट हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास 9 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस अपना तरीका फिक्स कर लेना है अपने दिमाग में कि मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। एंड उस मोमेंट में डिस्टेंस कौन सा भरना होता है कि रिमेनिंग वाला पार्ट का कितना शिफ्ट हो गया एंड रिमूव्ड वाले पार्ट का कितना आगे को है हमारा डिस्टेंस ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से, ठीक है जी। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। फिर से मैं एक बात बता दूं, रिमेनिंग वाले पार्ट का इतना शिफ्ट हो गया तो ये डिस्टेंस भरना है, रिमूव्ड वाले पार्ट का यहाँ है सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस है, इसको भरना, ठीक है। इसमें प्लीज आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहता है शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L लाइज एट मिडल ऑफ द रॉड। हमने ये डेरिवेशन के माध्यम से शो करके दिखाना है, आप इसको डेरिवेशन भी मान सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी मान सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को ऐसा लगता है आप सबको ये पेपर में देखने को मिल सकता है, पूरे अटेंटिव होकर सुने, ठीक है जी। मान लिया जाए हमारे पास में ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का मास है कैपिटल M, इस रॉड की लेंथ है कैपिटल L, ठीक है। Show that the center of mass of uniform rod having mass capital M and length capital L lies at middle of rod, ठीक है। हमने ये शो करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास मिडल पे लाएगा, प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये जो रॉड है
ये बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, ये छोटे छोटे हिस्सों से बनी है। मतलब ये पूरी एल लेंथ की रॉड बड़ी छोटी छोटी लेंथ्स को ऐड कर करके बनी है, और उस लेंथ की मैंने लेंथ की वैल्यू ले ली है dx एंड उस लेंथ का मैंने मास ले लिया है dm। ठीक है, तो हमने एक लाइन लिखी, लेट अस सपोज दिस रॉड इज मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स dx। ठीक है, ऑफ मास dm। ये रॉड छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट से बनी है, जिन लेंथ एलिमेंट की हमने लेंथ ली है dx एंड उनका मास लिए dm। और ये dx लेंथ एलिमेंट जो है ये सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है। कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? x डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है जी, ओके। या फिर आप ऐसा मान लो, सेंटर से नहीं, हम इसको ही ओरिजिन मान के चलते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो dx लेंथ है ये इस एंड से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इसके सामने ये dx लेंथ बहुत छोटी सी है, इसीलिए हमने इसको dx का नाम दिया। ठीक है जी। अब एक बात आपको मैंने ऑलरेडी बताई है, स्टार्टिंग में ही एक बात मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, यहां पर हमने ये चीज को समझा कि टोटल सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट है, मतलब अगर मैं इस m1 एंड m2 को ऊपर ले जाऊं, ठीक है, इस m1 एंड m2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, दिस विल बी m1 प्लस m2 इनटू x सेंटर ऑफ मास। तो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ टोटल मास। तो जो मोमेंट ऑफ टोटल मास आता है, जो मोमेंट ऑफ टोटल मास आता है वो किसके बराबर आता है? वो आता है m1 x1 प्लस m2 x2 के। मतलब छोटे छोटे मासेस के छोटे छोटे मोमेंट्स को ऐड करके आता है। मेरी बात समझे? मतलब m1 प्लस m2 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो एक तरह से टोटल मोमेंट आ जाता है। टोटल मोमेंट हमेशा किसके बराबर होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोमेंट का एडिशन के बराबर आता है। ठीक है, वही बात अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये छोटे छोटे मासेस जो आपने माने हैं dm, इनके मोमेंट्स क्या होंगे। जैसे बेटा इस dm मास का मोमेंट क्या होगा? इस dm मास का मोमेंट होगा dm इंटू मतलब मास इंटू dx। ठीक है, तो इस dm मास का हमारा मोमेंट होगा dm इंटू dx। ठीक है, अब एक्चुअली होता पता क्या है, अगर मैंने इस dm मास का मोमेंट लेना है ना, तो मैं मास लिखता हूँ dm और इसका डिस्टेंस लिखता हूँ फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्चुअली मेरे को dm इंटू x लिखना चाहिए। तो इस dm मास का मोमेंट क्या होगा बेटा? dm इंटू x। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी एक छोटा सा dm मास होगा तो उसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा dm मास होगा तो उसका भी कुछ डिस्टेंस होगा। मेरे को एक्चुअली छोटे छोटे dm मासेस के डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना है। तो इस काम को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। मतलब इस काम को करने के लिए मैंने क्या कर दिया? डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है? छोटे छोटे बहुत सारे dm मासेस की मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम ओरिजिन। और यहां पर मैंने स्पेशली लिख दिया कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये चेंज हो रहे हैं। ये 0 से लेकर l लेंथ तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर डिस्टेंस कहां तक हो सकता है? l लेंथ तक हो सकता है। ठीक है, मैं इसको फिर दोबारा आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा, ये पूरी की पूरी रॉड बड़े छोटे छोटे dm मास से बनी है। मान लो एक ये dm मास है, एक ये dm मास है, एक ये dm मास है, एक लास्ट में भी होगा dm मास, एक यहाँ भी होगा dm मास, एक यहाँ भी होगा dm मास। तो इन सभी dm मासेस के मोमेंट निकालने हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने ऐसा कहा सिर्फ इस मास का कितना है मोमेंट? इस मास का मोमेंट है dm इंटू x। अगर सभी मासेस के ऐड करने हैं तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब एक छोटी सी चीज को हम निकाल लेते हैं और उससे हमने पूरी बड़ी चीज निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन की मैंने लिमिट क्या डाली है? मैंने 0 लेंथ से लेकर l लेंथ तक इंटीग्रेशन करनी है। मतलब 0 लेंथ से लेकर l लेंथ के बीच में जितने dm मासेस आ रहे हैं मैंने सारे इंक्लूड करने हैं। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारा टोटल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट क्या होगा? मतलब टोटल मास। ठीक है जी, टोटल मोमेंट क्या होगा बेटा? टोटल मास इनटू
अब ये टोटल मास कहां कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होता है, तो इसका डिस्टेंस मैं कहां से लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास से लिखूंगा। प्लीज इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठाएं। छोटे छोटे डीएम मासेस के मोमेंट की पहले इंटीग्रेशन कर दो, ये किसके बराबर आएगी, टोटल मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास के बराबर आएगा, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ मास के वो बराबर आएगी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, छोटे छोटे मासेस का जो मोमेंट है वो टोटल मोमेंट ऑफ मास के बराबर आएगी। ठीक है, आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, इसको भी मैं 2-3 बार आपको यूज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमारा XCM आ गया 1/M इनटू, अब ये डीएम मास कितना होगा जरा समझना पड़ेगा, ये डीएम मास कितना होगा। देखो बेटा, इस पूरी L लेंथ का मास है कैपिटल M, तो 1 यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, कैपिटल M/L, एंड 1 यूनिट लेंथ का जो मास होता है उसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। ठीक है जी, उसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है जी, ओके, क्या बोला मैंने, पूरे M मास की कितनी लेंथ है, L, तो 1 यूनिट लेंथ का कितना मास है, 1 यूनिट लेंथ का बेटा कितना मास है, M/L, तो सिर्फ dx लेंथ का कितना मास है, देखो 1 यूनिट लेंथ का इतना मास है, तो 2 यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, 2 M/L, 3 यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, 3 M/L, तो dx लेंथ का कितना मास होगा, ठीक है, dx लेंथ का मास होगा dx M/L। ठीक है जी, तो अगर 1 यूनिट लेंथ का मास M/L है तो dx लेंथ का मास क्या होगा, M/L into dx। ठीक है जी, और मैंने आपको बता दिया कि dx लेंथ के मास को ही तो मैं dm बोल रहा हूं, तो इस dm की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस dm की जगह पे मैं लिख सकता हूं M/L into dx, एक x ऐसे का फालतू का पड़ा। तो अब इसमें से बेटा M/L को मैंने गेट आउट करवा दिया, ये बन गया M/L, बाहर ऑलरेडी एक m इधर से जो नीचे आया था वो पड़ा हुआ है, इस m से ये m कट गया, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 से लेकर L x dx। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये बनेगा XCM इज इक्वल टू 1/L, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x का स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट है 0 से लेकर L, दिस इज 1/L, पहले अपर लिमिट पुट की L का स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट पुट की 0, वो तो खत्म हो गया, L से कटा L, ये XCM की वैल्यू आ गई, देखो बेटा L/2। तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके ओरिजिनल सेंटर पे होता है, वो इस पूरी लेंथ के आधे पे होता है। प्लीज इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखो इसको। ठीक है जी, अब इसी के ही साथ में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। इसके सेकंड पार्ट में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स करेंगे, उसमें मैं आपको टॉर्क समझाऊंगा, उसमें मैं आपको परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम, सारी बातें आपको उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है जी, तो ये पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको आएगा तभी आपको पार्ट 2 आ पाएगा। थैंक यू सो मच।